आप सभी का हमारे चैनल राजनीतिक साइंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा की कार्यविधि कैसी थी। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया, परंतु कार्यविधि में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का काम करने का तरीका कैसा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए 8 कमेटियां थी। 8 कमेटियों की अध्यक्षता आमतौर पर संविधान सभा के बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर करते थे। हर कमेटी का काम था कि कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, कि अगर हमें स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में रखना है तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता कैसी, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसी कमेटी को दे देना। अब उस कमेटी का काम है कि वो उसका ड्राफ्ट तैयार करके लाएगी। उसके बाद उस ड्राफ्ट को लेकर, उस प्रारूप को लेकर पूरी संविधान सभा में उस पर चर्चा की जाएगी और फैसला आम राय मतलब सबकी सहमति से होगा। कोई भी आम राय से फैसला लेने का मतलब ये होता है कि अगर फैसले सभी की सहमति से लिए जाएंगे तो कोई भी फैसला किसी भी समूह हित के पक्ष में नहीं होगा, मतलब फैसला निष्पक्ष होगा, सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए समान होगा। विधानसभा द्वारा अपने हर तर्क, हर शंका का समाधान बहुत ही आसानी से दिया गया। उन्होंने सबका जवाब लिखित रूप में दिया है ताकि लोग पढ़ सकें। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस अवधि तक संविधान सभा की 166 दिनों तक बैठकें चली। इसके सत्र, इसके जो मीटिंग्स थी वो अखबारों तथा आम लोगों के लिए खुले थे। इन सत्रों का आम लोग और अखबारों के लिए खुला होना ये दिखाता है कि संविधान सभा पारदर्शी थी, कि संविधान सभा में ट्रांसपेरेंसी थी, वो निष्पक्ष होकर काम कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि वो 8 समिति। अब देखते हैं कि संविधान सभा की 8 कमेटियां कौन सी थी। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट समिति है। इसमें से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी कि वो संविधान का प्रारूप तैयार करे, इसीलिए हम BR अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का पिता भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे लिख ले या फिर मार्क कर ले। दूसरी समिति थी संघीय शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तीसरी केंद्रीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसी के अध्यक्ष थे। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि संविधान सभा के बड़े बड़े नेता इन समितियों की अध्यक्षता करते थे, इन समितियों के अध्यक्ष थे। जैसे और आप इस स्लाइड में देख भी सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए एक विशेष समिति थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने पहले पढ़ा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हैं, पर एक और समिति थी जो कि प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए प्रारूप की जांच करने के लिए गठन की गई थी। वो उस विशेष समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये सभी 8 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इन 8 कमेटियों के बारे में, तो आप सभी इनको एक बार लर्न कर ले, इनको राइट कर ले, लिख ले। पहले की स्लाइड में मैंने आपको 6 समितियों के बारे में बता दिया। अब आगे हम 2 समितियां देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तदार समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष तो थे ही, साथ में संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। पर जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, इसीलिए उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद पर टिक कर आ जाते हैं, पर आपको याद रखना होगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और जो पहली बैठक के बाद बाकी सारी बैठकें हुई उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इसीलिए इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। दूसरी समिति थी भाषा समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सत्यनारायण। आगे हम राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हम सबको पता है और हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि हमारा संविधान इतना आदरणीय, इतना सर्वमान्य और लोग इसको इतना अभी तक प्रचलन में है। कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने इसे बनाया था उन पर जनता का अटूट विश्वास था।
दूसरी बात कि संविधान सभा को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत भी प्राप्त थी, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा 1854 से चालू होता है उसके मुद्दों, उसके सिद्धांतों को ये आकार दे रही थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत थे कि असमानता को दूर करने का प्रयास, कि हम असमानता को दूर कैसे करें। उस समय कई प्रकार की असमानताएं हमारे भारतीय समाज में मौजूद थी। अमीर गरीब, जातीय आधार पर, लिंग के आधार पर असमानता थी। उन सभी असमानताओं को दूर करने का प्रयास हमारी संविधान सभा ने इस तरीके से किया कि संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि भारतीय संविधान सभा ने असमानता को दूर कैसे किया। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसमें ये भी सबसे बड़ा मुद्दा था कि सरकार, अगर हमारी स्वतंत्रता के बाद सरकार बनेगी तो उसका स्वरूप कैसे होगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक होगी और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होगी। और उसका स्वरूप कैसे होगा, संसदीय होगा और संघात्मक प्रणाली होगी। ये दोनों एक गवर्नमेंट के तरीके हैं। ये हम आपको आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लें कि सरकार का स्वरूप से मतलब है कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक होगी। इन सभी मुद्दों को संविधान ने अच्छे तरीके से हल किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य कर रही थी जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में मिले थे, जो कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन में पता चले थे, उनसे राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो सिद्धांत हमें मिले थे उन पर ही संविधान सभा काम कर रही थी। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो संविधान सभा की विरासत का जो सबसे अच्छा सारांश है वो हमें उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रियम्बल कहा जाता है। आप सभी ने प्रियम्बल कई बार देखी होगी। उस प्रियम्बल में, उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या कहें कि उद्देश्य हैं। समानता, स्वतंत्रता, संप्रभु गणराज्य। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के पीछे आकांक्षा और मूल्यों को समझाया गया है। मतलब कि लोगों की संविधान से क्या आकांक्षाएं थी उनको उद्देश्य प्रस्ताव में एकदम आसानी से समझाया गया है। अब आगे ये क्वेश्चन भी है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ये पेपर में आ सकता है। इसका आंसर भी हमने आपको बता दिया है कि उद्देश्य प्रस्ताव एक संकल्प था जो कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करना था। हम संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्थागत व्यवस्थाएं हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कुछ संवैधानिक निकाय, जिनके बारे में हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। ये संविधान का तीसरा काम है कि संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए, उनको एक सही ऑर्डर, सही मैनर में लगाया जाए, उनमें शक्तियों को संतुलित रूप से बैलेंस में बांटा जाए, रखा जाए। जैसे कि हमने ये डिसाइड किया है कि सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होगी। संविधान सभा ने हमारे शासन के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। संसदीय व्यवस्था शासन करने का एक तरीका है जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, और संघात्मक यही कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर क्षेत्रीय सरकार, इन सभी को हमारे संविधान सभा ने हमारी शासन प्रणाली के लिए स्वीकार किया और शक्तियों को समान रूप से बांट दिया गया। संविधान में संस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से संतुलित ढंग से बांटा गया है, व्यवस्थित किया गया है, सभी समान रूप में शक्तियाँ दी गई हैं। और साथ ही साथ हमारे संविधान की विशेषता है कि हमने लोगों के और अन्य देशों के संविधानों से कुछ अनुभव, उनके अनुभव से कुछ लिया है, उनके अनुभव से कुछ सीखा है। हमने कुछ अन्य देशों के प्रावधान जो कि हमारे आवश्यकता के अनुसार थे, जैसे कि भारत के संविधान ने स्वतंत्रता का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है, क्योंकि उस समय भारत की आवश्यकता थी कि हम अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दें। 200 साल की गुलामी के बाद लोग स्वतंत्रता चाहते थे और इसी स्वतंत्रता को हमारे संविधान निर्माता हमारे नागरिकों को देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के संविधान से स्वतंत्रता का विचार और मौलिक अधिकारों का विचार लिया। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देखिए आप। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। किसने किया था?
उस समय की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। दूसरा कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी पहली बैठक के अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इन्हें लिख ले। और सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो भारत की सत्ता है वो उसको भारतीय नेताओं में हस्तांतरित और संविधान सभा का निर्माण करें। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, संविधान सभा का गठन किया गया। पीछे मैंने आपको बताया कि आवश्यकता के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार हमने अन्य देशों के संविधानों से, अन्य देशों के अनुभवों से कुछ प्रावधान लिए हैं। जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, पर आकांक्षाओं के अनुरूप भी हमने कुछ प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए हैं। जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। क्योंकि उस समय भारतीय समाज की आकांक्षा अपनी सरकार, अपनी आने वाली शासकों से ये थी कि वे उन्हें सामाजिक, आर्थिक और उन्हें राजनीतिक न्याय दे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए, जो कि सरकार को एक लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाधित करते हैं। अब कुछ हमने जो प्रावधान लिए वो परिस्थितियों के अनुरूप भी लिए, उस समय के सर्कमस्टांसेस के अनुरूप भी लिए। जैसे कि उस समय भारतीय समाज की स्थिति ऐसे थी कि हमें एक संघ में शक्तिशाली सरकार की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर निचली सरकार जैसे नगर निगम, पंचायती राज, अन्य। तो इस संघात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एक ही स्लाइड में हम और ऐसे संविधान के कुछ प्रावधान देखते हैं जो कि हमने अन्य देशों से लिए हैं। इनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी इन्हें याद करें। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था किस संविधान से ली है, तो आप सभी ये याद। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, आपकी बुक का पेज है जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान हैं। कि ब्रिटेन के संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत के, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी चुनाव में जीत। सरकार का संसदीय स्वरूप है और कानून के शासन का विचार, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के सामने सभी समान हैं। आगे फिर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। इन सभी प्रावधानों को आप याद कर लेना, पेपर में इनसे क्वेश्चन आ सकता है। आज की इस क्लास में हमने चैप्टर 1 को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।